जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। साथियों, आज का ये टॉपिक है अधगम। ईपीटेट या सीटेट या एसटेट में दोस्तों एक नंबर यहाँ से 100% पूछा जाता है अधगम से दोस्तों। तो अधगम क्या है, अधगम की विशेषता क्या है, अधगम में कुछ मनोवैज्ञानिक प्रवास आती हैं, इन सभी तथ्यों के बारे में दोस्तों आज चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं अधगम का। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें दोस्तों, तो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सीखना। अधगम का शाब्दिक अर्थ सीखना होता है, लेकिन अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों, अधगम कहते हैं। लेकिन देखो हम यह देख सकते हैं दोस्तों, व्यवहार में वंचित परिवर्तन जो होता है वो अधगम होता है। लेकिन व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आते हैं दोस्तों, जैसे हम सीखना ही अधगम नहीं कह सकते हैं दोस्तों। व्यवहार में परिवर्तन जैसे हमारे स्थायी परिवर्तन होते हैं, कुछ अस्थायी परिवर्तन होते हैं। ये दोस्तों अस्थायी परिवर्तन जो होते हैं वो अधगम नहीं होते हैं। जैसे आप देखो किसी बीमारी के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो ये अधगम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अभ्यास के कारण, प्रशिक्षण के कारण और अनुभव के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है दोस्तों तो ही अधगम होता है। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो व्यवहार शब्द को लेके दोस्तों आए थे, वो वाटसन लेके आए थे 1913 में। और इस शब्द पर प्रयोग जो किया था वो मैकडूगल ने किया था 1905 में। मैकडूगल वही मैकडूगल हैं दोस्तों, इन्होंने संवेग बताए थे 14 और मूल प्रवृत्तियों का भी बताया था इन्होंने कि मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग जो हैं वो एक दूसरे से दोस्तों जुड़े रहते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों व्यवहार क्या होता है, तो व्यवहार एक बालक है ये, और बालक की बाह्य क्रियाएं जो होती हैं, बालक की बाह्य क्रियाएं जो दिखाई देती हैं उसे हम कहते हैं व्यवहारिक क्रियाएं। तो व्यवहार को आप समझ गए होंगे कि व्यवहार क्या है। बाह्य रूप से दिखने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं दोस्तों उसे कहते हैं व्यवहारिक क्रियाएं। क्लियर हो गया होगा ये। आगे अगर बात करें दोस्तों, वाटसन 1913 में व्यवहार शब्द को लेके आया था। लेकिन अधगम की अगर परिभाषा की बात करें दोस्तों, अधगम की परिभाषा क्या होती है, तो अधगम की परिभाषा में आप 3 ही बातों को याद रखोगे, जैसे अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव। जैसे व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण आए हुए स्थायी परिवर्तन, दोस्तों कौन सा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन को ही दोस्तों हम क्या कहेंगे, अधगम कहेंगे। तो क्लियर हो गई होगी अधगम की परिभाषा के व्यवहार के कारण व्यवहार में आया। जैसे व्यवहार के कारण एक व्यक्ति ने परिभाषा दी थी गिलफोर्ड ने, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधगम है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप याद रख सकते हो, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए हुए स्थायी परिवर्तन को हम अधगम कहते हैं। तो केवल 3 ही बातें हैं ये आपको याद रखनी है। इसके द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ही अधगम होगा दोस्तों। लेकिन अन्य कारण भी होते हैं जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे अन्य कारण ये हैं दोस्तों, जैसे परिपक्वता के कारण, संवेग के कारण, बीमारी के कारण, कोई थकान के कारण या मादक पदार्थों के कारण या मूल प्रवृत्तियों के कारण ये भी परिवर्तन होते हैं। लेकिन ये परिवर्तन कैसे होते हैं दोस्तों, अस्थायी परिवर्तन होते हैं, ये अधगम नहीं होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अधगम क्या होता है दोस्तों। तो अधगम में केवल 3 ही बातें आपको याद रखती हैं, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव। इनके कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ही अधगम है दोस्तों, अन्यथा अधगम नहीं है। आगे बात करें दोस्तों, कुछ मनोविज्ञान ने विभिन्न परिभाषा दी हैं। जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा दोस्तों कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही अधगम है। तो आदत, व्यक्ति की आदत, अभिवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों नज़रिया, देखने का नज़रिया कैसा है, और ज्ञान का अर्जन ही अधगम है। आप याद कैसे रखोगे इसे, याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, जैसे क्रो एंड क्रो 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति कितनी बातें बताते हैं दोस्तों, 3 बातें बताते हैं। कौन कौन सी 3 बातें बताते हैं, जैसे आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान का अर्जन ही क्या है दोस्तों, अधगम है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे एक मनोविज्ञानिक जो आए दोस्तों वो गिलफोर्ड आए, और गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या है दोस्तों, अधगम है। जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे एक बालक है दोस्तों, ये जैसे एक बालक है, जैसे एक बालक है, ये एक बालक इसे ले लो आप, और एक बालक यहाँ पे ले लो आप। तो इस बालक ने इससे गुड मॉर्निंग की, इसने इससे गुड मॉर्निंग की, तो क्या हुआ, एक दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ दोस्तों। तो हमारा कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसने इसके गाल पर मारा, इसने इसके गाल पर मारा, तो गाल से क्या बना मेरा दोस्तों, गिलफोर्ड। तो आप याद रख सकते हो कि गिलफोर्ड की परिभाषा है दोस्तों कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है, अधगम कहलाता है। वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा 2 परिभाषा दी अधगम में। अधगम विकास की प्रक्रिया है
और दूसरी परिभाषा ये दोस्तों नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया ही को प्राप्त करना ही क्या दोस्तों अधगम है। B.F. स्किनर आए और B.F. स्किनर ने अपनी परिभाषा दी अधगम में, अधगम व्यवहार को उत्तरोत्तर, अधगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो 4 परिभाषा ये याद हो जाती हैं दोस्तों, और 4 परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। यहाँ तक जो क्वेश्चन उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन हर साल ईपीटेट में पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इसे याद रखोगे। आगे एक परिभाषा दोस्तों और है गेट्स की। गेट्स ने कहा है कि प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधगम है। अधगम की पक्ष की बात करें दोस्तों कि अधगम के कौन कौन से पक्ष होते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं और अधगम कितने प्रकार का होता है। तो अधगम की पक्ष की बात करें तो संज्ञानात्मक पक्ष होता है एक, दूसरा पक्ष क्रियात्मक होता है, तीसरा पक्ष भावनात्मक होता है। अधगम की विधि की बात करें तो अधगम कौन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो अनुकरण द्वारा किया जाता है, सूझ द्वारा किया जाता है, अभ्यास द्वारा किया जाता है दोस्तों, और भूल के द्वारा भी सीखा जाता है। अधगम की प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार का अधगम होता है। पहला अधगम गामक अधगम होता है। ये अधगम जो दोस्तों शैशवावस्था में बच्चे करते हैं अनुकरण के द्वारा। प्रतिबोधनात्मक अधगम होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बच्चा बाल्यावस्था में करते हैं भूल के द्वारा। संकलात्मक अधगम होता है किशोरावस्था में होता है, ये बच्चे कल्पना के द्वारा करते हैं दोस्तों किशोरावस्था में। तो इस प्रकार से इसे आप याद रख सकते हो। आगे अगर बात करें दोस्तों अधगम के कौन कौन से सोपान होते हैं, सोपान की अगर बात करें दोस्तों तो अधगम के लिए सबसे आवश्यक क्या है दोस्तों, आवश्यकता है, अभिप्रेरणा है, प्रेरक है। तो जब तक आपके पास आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों, प्रेरणा नहीं होगी, तब तक आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते हो। दूसरा आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप सीख सकते हो, या आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों तत्परता होनी चाहिए, या कोई कठिनाई आपके पास है तो आप सीख सकते हो। चौथा अनुक्रिया है, जब तक आप अनुक्रिया नहीं करोगे दोस्तों तब तक आप नहीं सीख पाओगे। जैसे आप देखो अभी कोचिंग जाते हो दोस्तों, आप देखो घर से कोचिंग गए तो ये क्या दोस्तों, ये आपकी अनुक्रिया हुई, तभी आप देखो सीख रहे हो। जब तक आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करोगे दोस्तों, या किसी चीज़ को मान के चलिए आप जब कोचिंग कहीं जाते हो या स्कूल में पढ़ने जाते हो दोस्तों, तभी तो आप सीखते हो। आप स्वतंत्र घर पर सीख सकते हो, जब सीख सकते हो दोस्तों जब आपके पास अंदर से क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप सीख सकते हो। अन्यथा आप अनुक्रिया करके ही जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं दोस्तों। तीसरा जो है दोस्तों वो समायोजन है। समायोजन भी अधगम का सोपान है दोस्तों। तो 5 सोपान हैं, आप इसे याद रखोगे। आगे अगर बात करें दोस्तों अधगम की विशेषता क्या है, तो अधगम की अगर विशेषताओं की बात करें तो अधगम जो है दोस्तों, पहली जो विशेषता है, अधगम जीवन पर्यटन चलता रहता है, या हम ये कह सकते हैं दोस्तों अधगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है दोस्तों। तो पहली विशेषता आप याद रखोगे। दूसरी विशेषता है अधगम सार्वभौमिक होता है। अधगम जो है दोस्तों, सीखना जो होता है वो व्यक्ति हर जगह सीख सकता है। तो अधगम सार्वभौमिक होता है। अधगम समायोजन की प्रक्रिया, अधगम उद्देश्यपूर्ण होता है दोस्तों। अधगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होता है। जैसे बच्चा गलत बात भी सीखता है, अच्छी बात भी सीखता है, तो अधगम दोस्तों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। अधगम की बात करें तो अधगम सदैव नवीन नहीं होता है, अधगम पुराना भी होता है दोस्तों। अधगम संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधगम में सदैव अनुभव शामिल होते हैं। ये इतनी विशेषताएं हैं दोस्तों, आप इन विशेषताओं को याद रखोगे। ये यहाँ से विशेषता भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है दोस्तों, कि पेपर में विशेषता से भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे बात करें अधगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं दोस्तों। अधगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो अभिप्रेरणा नंबर 1 कारण है। दूसरा परिपक्वता है दोस्तों। तीसरा विषय वस्तु है। देखो क्या होता है दोस्तों, जब तक आपके पास अभिप्रेरणा नहीं होगी तब तक आप नहीं सीख पाओगे। परिपक्वता आपके पास समझ नहीं होगी तो नहीं सीख पाओगे। विषय वस्तु भी अधगम को प्रभावित करती है। जैसे आप मान के चलिए दोस्तों, सरल कोई विषय वस्तु है तो आप जल्दी सीख जाते हो, कठिन विषय वस्तु होगी तो नहीं सीख पाओगे। तो अधगम को विषय वस्तु भी प्रभावित करने वाला कारण है दोस्तों। चौथा जो है वो वातावरण है। वातावरण अगर अच्छा होगा दोस्तों तो सीखने में ज़्यादा सहायता होती है, लेकिन वातावरण वहाँ का अगर ख़राब होता है तो आप नहीं सीख पाओगे। और शिक्षण की विधियाँ कैसी हैं दोस्तों, पढ़ाने का तरीका कैसा है, तो शिक्षण की विधियाँ भी अधगम को प्रभावित करनी है। जो टीचर पढ़ाता है वो किस प्रकार से पढ़ाता है, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। तो हम इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, एक शिक्षक को विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है दोस्तों।
तो ये सभी हमारे क्या हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखोगे दोस्तों, जैसे अगर बात करें अधिगम के लिए सबसे आवश्यक जो है दोस्तों वो क्या है, अभिप्रेरणा है। बिना अभिप्रेरणा के दोस्तों अधिगम नहीं हो सकता है। आप देखो बाज़ार से कितनी भी किताब खरीद लो, कितनी भी कुछ ले आओ दोस्तों, लेकिन आपके पास अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं सीख सकते हो। आपकी किताब रखी की रखी रह जाएंगी दोस्तों। तो आप इसे याद रखो, जो ईपी टेट में क्वेश्चन बना था दोस्तों, तो अधिगम के लिए सबसे आवश्यक चीज़ जो है दोस्तों वो अभिप्रेरणा है। ना रुचि है ना परिपक्वता है दोस्तों, अभिप्रेरणा एक मेन है। जब तक आपके पास अभिप्रेरणा नहीं होगी तब तक नहीं सीख सकते हो दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, इस देखो अध्ययन एग्जाम स्टडी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, जिससे आपके पास आने वाला जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सकेगा। और साइकोलॉजी के प्रत्येक टॉपिक आपको क्रम बाई क्रम दोस्तों ईपी टेट के लिए डालते रहेंगे हम। तो जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।